मेरा नाम अनुराधा है। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैंने इंग्लिश से एमए किया और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, क्योंकि मेरा पति लंदन के एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 15 साल का समय गुजर गया था। मेरी एक बेटी है जिसका नाम वानी है। उसकी उम्र 14 साल थी। मेरा पति 2 साल बाद हिंदुस्तान आता और 3 महीने के बाद ही वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर को घर बैठने की आदत नहीं थी। वो रोजाना शाम को कहीं न कहीं घूमने चले जाते और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली घर में रह जाती थी। मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती कर रखी थी कि मुझे कहीं आने जाने की अनुमति ही नहीं होती थी, और ना ही मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी, ना ही कहीं आ जा सकती थी। अगर मैं कभी कभी अच्छे से तैयार हो भी जाती तो मेरी सास मुझे बातें सुनाती कि तेरा पति तो यहाँ है ही नहीं, तो तू किसकी खातिर इतना सज संवर के किसको दिखाती है। और फिर तंग आकर मैंने खुद को सजाना संवारना ही छोड़ दिया था। बस सादा से कपड़ों में दिन भर घर में इधर उधर घूमती रहती। जिंदगी के ये 15 साल यूं ही बेरंग से गुजर गए थे। मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी। मैं रोज अपने पति से झगड़ा करती कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं यहाँ कैदियों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, और ना ही तुम्हारी माँ को रोटियां बना बना कर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। मेरा पति फोन पर मुझे 100 बातें सुनाना शुरू कर देता और कहता, मैं तुझे तलाक दे दूंगा मगर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी, वरना मैं जब चाहूं तुझे तलाक देकर अपने घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। मैं क्या करती? रोकर चुप हो जाती और अपनी बेटी वानी से ही अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पति हिंदुस्तान आया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें और वानी को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाएंगे। वो बहुत खुश था और कुछ परेशान भी लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये चक्कर क्या है। उस इंसान ने तो कसम खाई हुई थी कि मुझे तलाक दे देगा मगर कभी भी अपने साथ लंदन नहीं लेके जाएगा। फिर आज इसे क्या हो गया था? अब उसे अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं थी। खैर, 1 महीने में ही मेरे पति ने हम माँ बेटी के कागजात तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए। मेरे पति ने यहाँ पे एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा दिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम बानी का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। नया देश है, नया शहर, नए लोग हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरा पति अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा था। मुझे इन बातों से अब डर महसूस होने लगा था। हादसे से पहले हादसे का जिक्र बहुत बुरा समझा जाता है, और मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि हादसे के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव ख्याल को मन में नहीं लाना चाहिए। खैर, रात के 8 बजे थे जब मेरा पति घर वापस आया। मैंने देखा उसके पास खाने पीने का कुछ सामान भी था और एक पोटली थी जो उसने खुफिया तौर पर जाकर कमरे में रख दी। मुझे उस पोटली से कोई मतलब तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज ये पोटली घर में छुपाकर क्यों रख रहे थे? मैंने देखा पोटली में छोटी छोटी सी बोतलें थी। मैं समझ गई थी, लेकिन मुझे उसके अंदर की चीज का पता नहीं था कि आखिर उन बोतलों में क्या है। खैर, मैंने उसको कुछ भी दिखाने की जिद नहीं की। मैंने सोचा अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो मुझे खुद ही बता देंगे। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वानी सो चुकी थी। फिर मेरे पति मुझसे अजीब बात कहने लगे कि मुझे वानी ठीक नहीं लगती। देखो ना, कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी पीला पीला सा हो रहा है। हमें इसका इलाज करवाना होगा। मैं हैरान होकर अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या हो गया है विवेक आपको? हमारी बेटी हिंदुस्तान से बिल्कुल ठीक ठाक आई है। उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई कमजोरी है। आप बेकार में ही बातें बनाकर खुद को और मुझे परेशान मत करें।
मेरी बात सुनकर विवेक ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल ही अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि मेरी बेटी बानी को कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उसे किसी दवा की जरूरत तो नहीं है। मुझे विवेक पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, विवेक, आप जानबूझकर वानी को बीमार करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ। वानी मेरी भी बेटी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। इतने सालों से मैं उसके साथ रहती आई हूँ और उसकी परवरिश करती आई हूँ। एक दिन के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुई है वो। फिर भला मैं कैसे कह दूं कि वो बीमार है? आपने 2 ही दिन में पहचान लिया कि वो बीमार है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर विवेक को भी गुस्सा आ गया और वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं हैरान हो रही थी, आखिर विवेक को क्या हो गया है? उसका व्यवहार एकदम से बदल सा गया था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे पति नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हैं। मैं चुप हो गई थी और फिर मैंने भी विवेक के कमरे में वापस लौटकर आने का इंतजार नहीं किया और चादर लपेटकर सो गई। सुबह हुई तो मैंने देखा विवेक ने वानी से कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैं जल्दी से वानी के पास गई और उसे सीने से लगाते हुए कहा कि मेरी वानी को कोई भी बीमारी नहीं है। फिर आप क्यों जिद पकड़कर बैठे हैं? अगर उसे कोई बीमारी हो सकती है तो फिर मुझे भी होगी। आप मुझे भी लेकर चलें। मैं किसी भी हाल में वानी को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर विवेक वानी को अस्पताल लेकर जाएंगे तो मैं भी उन दोनों के साथ चलूंगी। विवेक ने कहा, मुझे अस्पताल के काम के बारे में ज्यादा पता है और वहाँ के लोगों की अच्छी जानकारी भी है, क्योंकि मैं इसी अस्पताल में काम करता हूँ। मुझे ज्यादा पता है या तुम ज्यादा जानती हो? घर में रहकर बच्चे पालने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें बच्चों की सेहत के बारे में हर एक बात पता होगी। मेरे पति ने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया और फिर बानी को लेकर चले गए। मैं पीछे से बानी की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रह गई, मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना हो। लेकिन मेरे पति को शक था कि बानी को जरूर कोई बीमारी लग गई है। 2 बजे तक मैंने इंतजार किया। मेरे पति ने 12 बजे आने के लिए कह दिया था, लेकिन शाम के 4 बज गए थे। मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी और इसी चिंता में मैं घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने विवेक खड़े थे, लेकिन वानी के साथ नहीं, और ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, आप मेरी बानी को कहाँ छोड़ आए हैं? वानी को विवेक के साथ ना देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। आखिर विवेक तो वानी को अपने साथ लेकर गए थे, फिर वो उसको कहाँ छोड़ आए हैं? मैंने विवेक से पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर बताते क्यों नहीं? मेरी बेटी कहाँ है? तुम इस अनजान देश में, अनजान शहर में मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आए हो? मेरा इतना गुस्सा देखकर विवेक ने गुस्से से कहा, तो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ के आ जाऊंगा? उसका अस्पताल में चेकअप हो रहा है, इसीलिए उसे अस्पताल में छोड़ा है। अब मुझे अपना पति पागल और दिमागी मरीज लगने लगा था। मुझे तो उनके अस्पताल का नाम भी नहीं पता था, वरना मैं उनकी अनुमति के बगैर ही अस्पताल चली जाती और जाकर उन लोगों से कहती कि मेरी बच्ची को छोड़ो, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी और विवेक की बात को काट नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने चुप्पी साध ली। लेकिन अब वक्त बहुत आगे सरक चुका था। रात के 8 बज चुके थे। मैंने अपने पति से कहा कि भगवान के लिए मासूम सी बच्ची को इस तरह अस्पताल में अकेला मत छोड़ो, उसे कोई बीमारी नहीं है। मेरी बच्ची वहाँ अकेली कैसे रह रही होगी? अनजान लोग हैं, वहाँ अकेले कैसे रुकी होगी? मुझे उसके पास जाना है। चलिए उठिए, आप भी चलिए, हम उसे लेकर आते हैं। अब विवेक को वाकई उसकी फिक्र होने लगी थी। वो उठकर बोले, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तो एकदम से खुश हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया और विवेक के साथ चल पड़ी। हम दोनों अस्पताल पहुंच गए। मेरे पति जिस अस्पताल में काम करते थे, मैंने उसका पता भी नोट कर लिया था। मुझे अपने पति पर शक होने लगा था। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरे पति ने मुझे बाहर ही रुकने का इशारा कर दिया। कहने लगे कि मैं उसे बाहर लेकर आता हूँ।
थोड़ी देर के बाद जब वो आए तो बानी उनके साथ ही एकदम तरोताजा और पहले से भी ज्यादा खुश दिख रही थी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था और मैंने जल्दी से वानी को गले लगा लिया। मैंने कहा, बानी बेटा, क्या हुआ है? तुम बीमार तो नहीं थी? मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा तो वो मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। वानी की बात सुनकर मेरे दिमाग को एकदम से धक्का सा लगा था। मैंने पूछा, वानी, तुम कब से सो रही थी? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब से पापा मुझे हॉस्पिटल छोड़कर गए हैं तब से मैं सो ही रही हूँ। मैंने अपने पति को सख्ती भरी नजरों से देखा तो उसने नजरें चुरा ली। मैंने जल्दी से वानी को टटोला और उसको देखा और पूछा, वानी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने पूछा तो मेरी बेटी ने ना में सिर हिला दिया। मैं और मेरा पति बानी को लेकर घर आ गए। अगली सुबह मेरे पति ने फिर जिद करना शुरू कर दी। कहने लगा, चलो आज तुम भी मेरे साथ चलो, वानी को वैक्सीन लगवानी है। मैं आने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मेरी बेटी को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वो सभी बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। उसे वैक्सीन की जरूरत है, वरना बाद में हम क्या करेंगे? वानी हमारी इकलौती औलाद है। भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के ना रहेंगे। अपने पति की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैं और मेरे पति अस्पताल पहुंचे। वहां एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा, इस बच्ची को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरे पति ने मुझे आंखों से इशारा किया और बोले कि चलो वैक्सीन वाले कमरे में चलते हैं। हम दोनों उठकर वैक्सीन वाले कमरे में चले गए। मैंने देखा मेरा पति इधर उधर नजर घुमा रहा था कि जैसे उसे किसी की तलाश हो। मैं पति की एक एक हरकत पे नजर रखे हुए थी क्योंकि अब मुझे उस पर शक होने लगा था। फिर मेरे पति को एक डॉक्टर नजर आया। वो उसके पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन का इंजेक्शन आप ही लगा दीजिए। ये कहकर उन्होंने वानी को आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर बोला, मैं इस टाइम बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए। ये कहकर उस डॉक्टर ने हमें जाने का इशारा कर दिया। मेरे पति ने मुझे और वानी को साथ लिया और बाहर आकर रिसेप्शन पर जाकर एक आदमी से कुछ कहने लगे। मैं नहीं जानती थी वो क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद मेरा पति खुशी खुशी हम दोनों को साथ लिए हमारे साथ आकर खड़ा हो गया। फिर हम लोगों ने गाड़ी की और हम लोग घर पे आ गए। मेरा पति एक कमरे में बंद हो गया। मैं उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे बात करने से बच रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे मौका ही नहीं देना चाहता हो कि मैं उससे कुछ भी पूछूं या उससे कुछ बात करूं। फिर थोड़ी देर के बाद ही वानी को नींद आ गई। वानी बेचारी सुबह की भूखी प्यासी थी। वो सो गई थी और उसे पता ही नहीं चला और वो दिन भर सोती ही रही। मेरा पति अपने कमरे में चला गया था। उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर रखा था। मैं बाहर बानी के साथ ही थी। मैं पति के बंद दरवाजे को बजा भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि कहीं वो गुस्सा ना करे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि पति पत्नी में कोई राज नहीं होता। फिर वो दरवाजा बंद करके क्या कह रहे थे? मैंने दरवाजा बजाया तो नहीं, लेकिन उन्हें हल्की आवाजें देने लगी। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि विवेक कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। ये बात तो मेरे लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि मेरा पति मुझसे छुपकर किससे बातें कर रहा है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी औरत के साथ बात कर रहा है। उसके बात करने का जो अंदाजा था, मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि वो किसी मर्द के साथ ही बात कर रहा था। मैं भी अंदर से सुकून से हो गई थी। थोड़ी देर बाद विवेक ने खुद ही कमरे का दरवाजा खोल दिया और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है? मैंने कहा, बानी भी सो गई है, अब मुझे नींद आ रही है, बहुत देर हो गई है। विवेक ने मेरी तरफ देखकर गुस्से से मेरे कपड़ों पर नजर डाली और बोले, तुम में से बदबू आ रही है। मैं सारा दिन अस्पताल में दवाइयों की बदबू सूंघता रहता हूँ
और घर आकर भी यही बदबू सूंघने को मिलती है। तुम अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। पति की तरफ से इतनी बेइज्जती मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। मैं फौरन वापस कमरे में आई और अच्छे कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने चली गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। विवेक की बातों ने मेरे दिल पर बहुत असर किया था। मैंने ठंडे पानी से नहा लिया था। पति की बेइज्जती औरत को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। मैं ठंडे पानी से नहाकर वापस कमरे में आई तो मेरा पति तब तक सो चुका था। मुझे बहुत ज्यादा दुख होने लगा कि मैं तो खुद को हर वक्त साफ सुथरा ही रखती हूँ, फिर भी मेरा पति ये गिले शिकवे मुझसे करता रहता है। खैर, मैं भी सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे हल्का हल्का बुखार है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? बुखार को आने से रोक तो नहीं सकती थी। शायद ठंडे पानी से नहाने की वजह से मुझे बुखार होने लगा था। मैंने ऐसे ही चादर अपने ऊपर डाली और सो गई। मुझे बहुत जोर की नींद आ गई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो काफी समय गुजर चुका था। बुखार में नींद भी ऐसी आई कि समय का पता ही नहीं चला। मेरी आंखें खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि बानी और विवेक घर पर नहीं थे। मैंने तो अपना सर ही पीट लिया था। हे भगवान, ये बानी और उसका बाप कहाँ चले गए हैं? मैंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया। पति की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर मुझे बहुत शक होने लगा था। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि मुझे सोता हुआ छोड़कर वो चले गए थे? उसे कम से कम इतना एहसास तो करना चाहिए था कि उसकी पत्नी कमरे में सो रही है और वो फ्लैट का दरवाजा ही बंद कर के जाए। मैं गुस्से में बैठी हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी? अपने पति पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने घर से निकली और उसी अस्पताल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने के लिए अभी आगे ही बढ़ी थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो मेरे पति की आवाज आ रही थी। विवेक ने मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया था, क्या दरवाजे पर कोई आया है? मैंने कहा, जी हाँ, एक आदमी आया है, सफेद रंग का कोट पहने हुए। उसने अपना नाम नहीं बताया। विवेक कहने लगे कि वो डॉक्टर है, हमारी बेटी को वैक्सीन लगाने आया है। तुम ऐसा करना कि उसे कहना वो हमारी बेटी का नाम दर्ज कर ले और डॉक्टर से कह देना हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। और फिर मैंने भी ऐसा ही किया। दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान डॉक्टर खड़ा था जिसे कल हमने अस्पताल में देखा था। डॉक्टर कहने लगे, आपकी बेटी बानी कहाँ है? मुझे उसको वैक्सीन लगानी है। मैं इधर से हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहा था कि तभी तुम्हारे पति का फोन आ गया। उसने कहा कि सर, अगर आप उधर से आ रहे हैं तो मेरी बेटी बानी को वैक्सीन भी लगाते चले आना। उसके पैर में दर्द है, इसीलिए मैं उसे अस्पताल लेकर नहीं आ सकता। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी। बानी तो घर पर थी ही नहीं और फिर उसके पैर में दर्द भी नहीं था, और जब मेरा पति उसे अपने साथ ले गया था तो डॉक्टर को यहाँ पर भेजने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन मैं अभी फिलहाल कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पति की कही हुई बात कह दी। मैंने कहा, वानी को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन आप उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में कर लें। मेरे कहने पर डॉक्टर ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर जब मैंने कहा कल हम अस्पताल से वैक्सीन लगवा कर उसे ले आए हैं, बस आप मेरी बेटी का नाम रिकॉर्ड कर लें, तब उसने फाइल पर नाम दर्ज कर लिया और मुझे रसीद भी पकड़ा दी। इसका मतलब ये था कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो उसे एक मामूली बात समझकर हर चीज को नजरअंदाज कर चुकी थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने मेरे सर पर पहाड़ तोड़कर रख दिया था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें तुम मेरा साथ देना, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो हम तीनों को यहाँ पे जेल हो जाएगी। जो भी कुछ मैं करूँगा या कहूँगा तुम उसमें सिर्फ मेरा साथ दोगी। अपना दिमाग मत चलाना, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं उसकी बात को ज्यादा समझ नहीं पा रही थी, पर 1 महीने के बाद मेरा पति कहने लगा, हमारी बेटी को एक बीमारी हो गई है। मैंने भी अपने पति के बात पर ध्यान देना शुरू करने लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। मेरी बेटी को अब दिन ब दिन पेट में दर्द होता जा रहा था।
दर्द ऐसा था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरी बेटी के पेट में कुछ तकलीफ तो जरूर थी। पेट हल्का हल्का फूला हुआ भी लग रहा था। बेटी को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी मेरे पति ने कहा कि हम अस्पताल चलते हैं। मैं अपनी बेटी का फिर से चेकअप करवाऊंगा। मुझे तो पहले ही दिन से शक था कि मेरी बेटी को कोई बीमारी है। कुछ ना कुछ बात तो है। मैं अपने पति की वजह से खुद परेशान हो गई थी कि सच में बानी के बारे में वो ठीक ही कह रहे थे। वाकई मेरी बेटी बीमार लग रही थी। हम लोग बानी को लेकर अस्पताल चले गए। मेरे पति ने मुझे बाहर छोड़ दिया और कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लैब लेकर खुद जाऊंगा। वहां मैं ही टेस्ट करता हूँ और दूसरों का भी कराता हूँ, तो अपनी बेटी का भी मैं खुद ही करूंगा। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करवाऊंगा और फिर देखूंगा कि उसे क्या बीमारी है। मगर उस वक्त मेरे हैरत की हद न थी जब मेरा पति रोता पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और उन्हें मारने लगा और मारते हुए कहने लगा, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया। अस्पताल के मैनेजमेंट वालों के सामने मेरे पति ने ऐलान किया कि बताओ मेरी बेटी के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वो उम्मीद से है। ये बात सुनते ही सब लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? विवेक, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। अरे गलत फहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद उसे चेक किया है, खुद उसकी रिपोर्ट बनाई है। और ये खबर सुनकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ कहने और समझने के लायक ही नहीं बची थी। मेरी 14 साल की मासूम सी बच्ची के साथ ये क्या जुल्म हो रहा था? मैं वहीं पास पड़ी कुर्सी पे गिर गई थी। फिर मेरा पति कहने लगा, ये आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी उस समय घर पर अकेली थी। जब मेरी पत्नी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। बानी से तो चला भी नहीं जा रहा था। ये सारा काम इसी डॉक्टर का है। इसी ने ये घटिया नीच हरकत की है। मेरी बेटी के अकेलेपन का फायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया है। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो और उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दो। अपने पति की ये झूठी कहानी सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मेरे पति का शोर शराबा सुनकर सब लोग उस डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चले गए। वो डॉक्टर अपने दफ्तर में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। उसे जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान हो गया। सबसे पहले तो डॉक्टर से यही पूछा गया था, क्या तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं उनके घर गया था, लेकिन उनकी बेटी उस समय घर पर नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी ने कहा था कि मेरी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा पति चिल्लाने लगा कि ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, ये खुद को बचाने के लिए ऐसा कह रहा है। इस बात पे अस्पताल का स्टाफ और ज्यादा सख्ते में पड़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सीनियर डॉक्टर कोई काम से नौकर के घर जाकर उसकी बेटी को वैक्सीन लगाए। कोई बात जरूर होगी जो ये वहां पे एक मामूली सी लड़की को वैक्सीन लगाने गया था, वरना वो किसी और को भी वैक्सीन लगाने के लिए भेज सकता था। ये सुनकर पूरा अस्पताल उस डॉक्टर से बदगुमान हो चुका था। सब लोगों को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर भी सकता है। सब लोग विवेक की बातों पे यकीन कर बैठे थे। कोई भी आदमी अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन ना जाने क्यों सब लोगों को मेरे पति पे तो विश्वास था, पर मुझे अपने झूठे पति पे विश्वास नहीं था। जब से वो मुझे यहाँ लाया था, बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और अपने घर में होने वाली हर हरकत पे मेरी नजर थी। मैं जान गई थी मेरे पति का इस सब के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। उसने मुझे पहले ही दिन कहा था कि वो हमें किसी मकसद के लिए यहाँ पे लाया है और बहुत ही जल्द अमीर भी हो जाएगा। मैं अपने पति का साथ देने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने सबको बता दिया कि ये सारी बातें झूठी हैं। मेरे पति ने डॉक्टर के साइन लेने के लिए मुझे कहा था, जिससे कि रिकॉर्ड में आ जाए कि ये डॉक्टर हमारे घर आया था। मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे मेरे पति की क्या साजिश होगी।
मैं सबसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी का एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरा पति कह रहा है वो सही भी है या नहीं। उस पूरे अस्पताल में लैब का काम मेरा पति ही संभालता था। सब लोगों को उसने अपने काबू में कर रखा था। अब जब लोगों ने सुना कि उसकी खुद की पत्नी उसके खिलाफ है, तो फिर अस्पताल के स्टाफ को मेरे पति पे भी शक हुआ। मैं उन पत्नियों में से नहीं थी जो अपने पति की गलत बात में उसका साथ देती। मैंने विवेक की गलती पर पर्दा नहीं डाला था, बल्कि सबके सामने उसका पर्दाफाश किया था। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा पति झूठा हो गया और वो डॉक्टर निर्दोष साबित हुआ। वानी उम्मीद से नहीं थी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। मैं उसे सीने से लगाकर तसल्ली दे रही थी। वो भी अब अपने बाप को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। जब मेरे पति को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी सच्चाई बताई कि उसे पहले दिन से ही इस डॉक्टर से नफरत थी, क्योंकि इस डॉक्टर ने मेरा बहुत अपमान किया था। एक बार इसने मुझसे केमिकल मंगवाया था और वो इसके ऊपर गिर गया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो केमिकल बहुत गर्म था और उसका पैर जल भी सकता था, लेकिन उसने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था और उठकर मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया था। इतने सारे लोगों के सामने मुझे अपना अपमान सहन नहीं हुआ था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो उस डॉक्टर को अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसीलिए अपनी बेटी बानी को यहाँ लाया था। मेरे घटिया पति ने अपनी मासूम सी बेटी का इस्तेमाल किया था। पहले उसे अस्पताल लेकर जाता, गलत इंजेक्शन लगवाता रहा ताकि वो इंजेक्शन का इल्जाम डॉक्टर पे डाल सके। जब डॉक्टर उसके हाथ न आया तो मेरे पति ने ये तरकीब सोची। उसने ये घटिया चाल चली, अपनी बेटी को ही उस डॉक्टर के साथ बदनाम कर दिया। लेकिन मैंने ऐसे काम में अपने पति का साथ नहीं दिया। मेरे पति को पूरे 3 साल की जेल भी हो गई थी। उसे अस्पताल की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेरे पति ने गुस्से में आकर मुझे भी तलाक दे दिया, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो पहले दिन से ही मेरे खिलाफ था। उसने कभी भी मुझसे और मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं की थी। अगर होती तो शादी के 15 साल तक उसकी मोहब्बत के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता। अब मैं और मेरी बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए थे। बस अपने काम के लिए वो हमें यहाँ लाया था। वो तो किसी दिन हम दोनों माँ बेटी की जान भी ले लेता, या फिर अपने फायदे के लिए हम माँ बेटी को किसी के हाथों बेच भी देता। उसका कोई भरोसा नहीं था। उसने उस डॉक्टर से बदला लेने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन मैंने ये सब कुछ होने नहीं दिया। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस हिंदुस्तान आ गई हूँ और वो वहीं जेल में सजा काट रहा है। आखिर में आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी कि इज्जत और दौलत देना तो भगवान के हाथ में है। वो जिसे चाहे दे और जिस इंसान को चाहे ना दे, लेकिन किसी दूसरे के लिए दिल में बदले की आग लेकर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।